हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य काल से संबंधित कुछ और प्रमुख सवाल जो आपकी आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए कहानी को स्टार्ट कर लिया जाए। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र सबसे पहले किसके द्वारा जीते गए थे? तो यहाँ पर पहले के उत्तर की बात करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले ये स्थान जीते। आइए विस्तार से जान लें। तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहली बार जीते। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इस साम्राज्य के बारे में अगर हम बात करें तो यह साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक और पूरब में मगध से लेकर पश्चिम में सोपारा और सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो यहां पर आपके उत्तर की बात करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा तक्षशिला। क्या हो जाएगा भाई? तक्षशिला। विस्तार से जान लें। तक्षशिला मौर्य काल में या मौर्य साम्राज्य में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। यहाँ के प्राचार्य शीलभद्र हुआ करते थे। ये बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके अतिरिक्त यहाँ गणित, विज्ञान, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, ज्योतिष इन विषयों पर भी अध्ययन अध्यापन का कार्य किया जाता था। तो इंपॉर्टेंट रहेगा। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तीन के उत्तर की बात करेंगे, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा तिस्य, जो कि आपको याद रखना है। तिस्य लगभग 250 ईसा पूर्व से 211 ईसा पूर्व तक सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका के राजा हुआ करते थे। सम्राट अशोक के पुत्र राजकुमार महेंद्र और राजकुमारी संघमित्रा तिस्य के आमंत्रण पर ही श्रीलंका गए थे। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? उत्तर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गूढ़ पुरुष कहते थे। गूढ़ पुरुष मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में गुप्तचरों का नाम था। मौर्य शासन प्रबंध में गूढ़ पुरुषों का काफी महत्वपूर्ण स्थान था। मौर्य साम्राज्य में दो प्रकार के गुप्तचर थे, पहला संस्था और दूसरा संचार। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? उत्तर की बात करेंगे, सड़क निर्माण अधिकारी के लिए आप ये प्रयोग करते थे। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन प्रशासन का वर्णन किया है। नगर प्रशासन में दो प्रकार के अधिकारी थे। पहला एग्रोनोमोई, ये कृषि सिंचाई से संबंधित तथा सड़क निर्माण से जुड़ा हुआ था, जबकि एरिस्टोनोमोई ये उद्योग व्यापार पर नियंत्रण और कर वसूली, विदेशियों की देखभाल करने का कार्य करते थे। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? उत्तर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपका जवाब हो जाएगा भाई, वो आपका मेगास्थनीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम ही पाटलिपुत्र था। पवित्र गंगा नदी के किनारे दक्षिण तट पर बसे इस शहर को तकरीबन 2000 वर्ष पूर्व पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाया। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? उत्तर की बात करेंगे, आपका उत्तर यहाँ पे उपगुप्त हो जाएगा। उपगुप्त प्राचीन समय में मथुरा नगरी का एक विख्यात बौद्ध धर्माचार्य हुआ करते थे। इन्हें अलक्षणक बुद्ध भी कहा जाता था। ये बनारस के गुप्त नामक इत्र विक्रेता के पुत्र थे। 17 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर इन्होंने योग साधना की और काम पर विजय प्राप्त करने के उपरांत समाधि काल में भगवान बुद्ध के दर्शन किए। बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए व्रसल अर्थात निम्न कुल का ऐसा प्रयोग हुआ है? उत्तर की बात करेंगे, यहाँ पे मुद्रा राक्षस सही है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त के द्वारा की गई। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को व्रसल की संज्ञा दी गई है। इस ग्रंथ में नंद वंश के पतन और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जानकारी मिलती है। इसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य निम्न कुल का था। कलिंग युद्ध का विजय है या कलिंग युद्ध की विजय है तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख से प्राप्त होता है? उत्तर की बात करेंगे, यहाँ पे आपका शिलालेख 13 सही हो जाएगा। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध
और अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन मिलता है। इसमें धम्म विजय को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसी में पड़ोसी राजाओं का भी जिक्र किया गया है। इसी में अशोक ने आटविक जनजातियों को धमकी दी है, धम्म का मार्ग चुने अन्यथा परिणाम बुरा होगा। चलिए, निम्नलिखित में किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? उत्तर की बात करेंगे, सभी विकल्प यहाँ पे सही हैं। अशोक के शिलालेखों के बारे में अगर हम बात करें, अशोक मौर्य साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक थे। इसे अशोक महान भी कहा जाता है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख व गुहालेख। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के अभिलेखों में उसने या उसके शासनकाल के 8वें वर्ष से 27वें वर्ष तक की घटनाओं का उल्लेख आपको मिलता है। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? 11 के उत्तर की बात करेंगे, ब्राह्मी आपका सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अशोक के शिलालेख लघुशिला, स्तंभलेख और लघुलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। अशोक का इतिहास भी हमें इन अभिलेखों से ही प्राप्त होता है। अभी तक अशोक के 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? उत्तर की बात करेंगे 261 ईसा पूर्व। भारतीय इतिहास में कलिंग के युद्ध का एक प्रमुख स्थान है। इस युद्ध में सबसे ज्यादा खून खराबा हुआ था। अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राजाभिषेक के 8 वर्षों बाद कलिंग का युद्ध लड़ा। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी और ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली? ये आपका 13 नंबर है, तो उत्तर हो जाएगा शुंग ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुंग वंश प्राचीन भारत का एक शासकीय वंश था जिसने मौर्य वंश के बाद शासन किया। इनका शासनकाल जो है उत्तर भारत में 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक रहा। पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश के पहले शासक कहे गए। मौर्य वंश के आखिरी राजा कौन माने जाते हैं? तो मौर्य वंश के आखिरी राजा के रूप में आप बृहद्रथ का नाम लेते हो। शतधन्व का पुत्र बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। इनका टाइम पीरियड 187 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। वह किसी भी बौद्ध धर्म का, ये भी जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उसके अपने ही सेनापति पुष्यमित्र ने इसकी हत्या कर दी थी और एक नए राजवंश का उदय हुआ जिसको शुंग राजवंश कहा गया। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया? 15 के आंसर की बात अगर हम कर भी देते हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। डायमेकस सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डायमेकस सीरिया के सम्राट का दूत बनकर बिंदुसार के दरबार में रहता था। बिंदुसार के दौरान अशांति कहां पर हुआ करती थी? उत्तर हो जाएगा तक्षशिला। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार सम्राट बना। चंद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात कुछ राज्यों ने मौर्य सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। दिव्यावदान में उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला में ऐसे ही विद्रोह का उल्लेख मिलता है। इस विद्रोह को शांत करने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? 17 के उत्तर की बात करेंगे, ये आपका जिला प्रशासन होगा, ध्यान रखिएगा। स्थानिक मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज कर्मचारियों का एक उच्च पद था। मौर्य काल के शासन प्रबंध में प्रांत जिलों में विभक्त हुआ करते थे जिन्हें आहार या विषय कहते थे और जो संभवतः विषयपति के अधीन थे। जिले का प्रशासन स्थानिक होता था। अशोक के शिलालेखों को जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा? उत्तर की बात करेंगे 1837 में पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त थे। 1837 में सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है। रूप दर्शन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सवाल नंबर 19 रहेगा। उत्तर की बात करेंगे, सिक्कों की गुणवत्ता का निरीक्षक। मौर्य काल में मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारियों को रूप दर्शक कहा गया। यह सिक्कों की गुणवत्ता का निरीक्षण करते थे। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? 20 के उत्तर की बात करेंगे, मागधी यहाँ पे सही हो जाएगा। और अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से मागधी प्राकृत का प्रयोग किया है। मौर्य सम्राट अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी
उसके अभिलेखों से मिलती है। ये माना जाता है कि अशोक को अभिलेखों की प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस से मिली थी। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? उत्तर हो जाएगा अशोक। सम्राट अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। अशोक के शासन का आदर्श कल्याणकारी राज्य की स्थापना था। उसने अपने प्रथम पृथक शिलालेख में सभी मनुष्य मेरी संतान है ऐसा आदर्श वाक्य स्थापित किया। उसका धर्म करुणा व सहिष्णुता का पर्याय कहा गया। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? 22 के उत्तर की बात करेंगे तो पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। दो भाषाओं का शिलालेख कंधार से प्राप्त हुआ है। गिरनार तथा टोपरा में भी अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन पाटलिपुत्र से अशोक का कोई भी शिलालेख प्राप्त नहीं हुआ है। बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? उत्तर बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, जवाब हो जाएगा आजीविकों ने। बराबर गुफाएं भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में स्थित मानी जाती हैं। ये चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं भी कही जाती हैं। इन गुफाओं का उपयोग आजीविक संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा किया गया था, जिसकी स्थापना मक्खरी गोसाल से संबंधित मानी जाती है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। सवाल नंबर 24 के उत्तर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे हम मस्की का लघु स्तंभ भी कह सकते हैं। और मस्की कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले का एक ग्राम है। यहाँ पुरातात्विक स्थल भी आपको दिखाई पड़ता है। ये मस्की नदी के तट पर स्थित है। ये नदी तुंगभद्रा की एक सहायक नदी है। यहाँ सम्राट अशोक महान के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है भाई। आइए, श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? काफी महत्वपूर्ण रहेगा। उत्तर हो जाएगा अशोक। आप इसे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और श्रीनगर की नींव कल्लड़ रहित राजतरंगिणी के अनुसार, कल्लड़ रचित राजतरंगिणी के अनुसार मौर्य सम्राट अशोक ने डाली थी। उसने कश्मीर की यात्रा 245 ईसा पूर्व में की थी। श्रीनगर शहर जम्मू कश्मीर राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यह उत्तर भारत झेलम नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। तो फिलहाल ये आपका भाग 2 था, जिसमें हमने महत्वपूर्ण सवालों की बात की है। और जल्द ही किसी नए टॉपिक के साथ आपसे हम मुलाकात करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप मुझे फॉलो करिए। ठीक है भाई। और हर एक चीज को विस्तार से पढ़ने के लिए आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां से आप मेरी पेड क्लास कर सकते हैं और चीजों को डिटेल में समझ सकते हैं। अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। बैच ज्वाइन कर सकते हैं, पुराने बैच की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो एक नॉर्मल सी फीस आपको पे करनी है और प्रोसीड करके ज्वाइन कर लेना है। दीपक सिंह YT10 कोड आपको यूज करना है। जल्द मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही।